मैं कनाडा से लौटा तो मेरी पत्नी का रंग कोयले जैसा काला पड़ा हुआ था। मेरी माँ तुरंत बोली कि यह रंग गोरा करने वाली घटिया क्रीम लगाती रही है। तो मैंने कविता को बहुत बुरा भला कहा। वह चुप रही। मुझे उसके चेहरे से नफरत होने लगी। एक दिन सारे घर वाले एसी में बैठे लूडो खेल रहे थे, मगर कविता नहीं थी। मैं बाहर से आया तो मुझे प्यास लगी थी। मैंने कविता को आवाज दी, वह नहीं आई तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं सीधा छत पर गया तो गर्मी से मेरा दिमाग चकरा गया और सामने कविता तपती धूप में। माँ, कविता कहाँ है? कविता को बुलाइए ना। मैंने बेचैन स्वर में माँ से कविता को बुलाने के लिए कहा था। मेरी नजरें उसे देखने के लिए बेताब थी, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आ रही थी। मुझे आए हुए 2.5 घंटे हो गए थे। मैं सबसे मिल चुका था और सबको उपहार भी दे दिए थे, मगर वह अभी तक गायब थी। मुझे उस पर गुस्सा भी आ रहा था कि पति सालों बाद परदेश से वापस आया है। उसे चाहिए था कि सबसे पहले आकर मुझसे मिलती, मगर वह अभी तक नहीं आई थी। क्या उसे मेरे लौटने की जरा भी खुशी नहीं थी? यह ख्याल ही मेरे दिल को इकट्ठा करने के लिए काफी था। और फिर मैंने माँ से उसे बुलाने का कह दिया। मेरी बात सुनकर माँ और भाभियां हंसने लगी। मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा। क्या बात है, आप लोग मेरी बात सुनकर हंस क्यों रहे हैं? सालों बाद परदेश से आया हूँ। अपनी पत्नी से मिलने के लिए भी उतना ही बेचैन था जितना कि आप लोगों से मिलने के लिए। भाभीियों और माँ के हंसने पर मैं थोड़ा सा शर्मा गया था और अपने जज्बात पर काबू पाते हुए बड़ी मुश्किल से यह बहाना सोचा था। माँ और भाभियां फिर हंसने लगी और कहने लगी कि हम इस बात पर नहीं हंस रहे कि तुम अपनी पत्नी से मिलने के लिए बेताब हो, बल्कि हम तो इस बात पर हंस रहे हैं कि तुम अपनी पत्नी को ही नहीं पहचान पाई। माना कि तुम एक अरसे से परदेश में रहे हो, लेकिन ऐसी भी क्या यादाश्त कि बंदा अपनी पत्नी को ही भूल गए जाए। ऐसी भी क्या याददाश्त कि बंदा अपनी पत्नी को ही भूल जाए। भाभी बात करके फिर से खिलखिलाकर हंसने लगी, जबकि मैं हैरत से उनकी तरफ देखता रह गया। उसी पल मेरी नजर सामने खड़ी लड़की पर पड़ी, जिसे मैं शायद नौकरानी समझ रहा था। वह धीरे कदमों से रसोई की तरफ चली गई। एक पल के लिए मैं चौंक गया। इसका चेहरा कुछ जाना पहचाना लगा। मेरे दिमाग में जैसे अचानक कोई धमाका हुआ और फिर भाभी ने अर्थपूर्ण नजरों से मेरी तरफ देखते हुए कहा, जी हाँ, यही कविता थी। तुम पहचान भी नहीं पाई? मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। सीधा माँ की तरफ देखा और कहा, माँ, यह कविता को क्या हो गया है? माँ ने लापरवाही से कहा, इतनी इतनी करीमें लगाती रहती है, इसी वजह से रंगत झुलस कर ऐसी हो गई है। कितनी बार मना किया, मगर मेरी एक ना सुनी। कहने लगी अपने पति की कमाई की लगा रही हूँ। जब आपसे पैसे मांगू तब मना कर दीजिएगा। बड़ों की बात ना सुनने का नतीजा देख लो। सारी रंगत ही खराब कर ली है। माँ हंसने लगी और भाभियां भी उनका साथ देने लगी। मुझे कविता पर बहुत गुस्सा आया। क्या जरूरत थी ऐसी बाजारू खराब क्रीमें इस्तेमाल करने की? इसका रंग तो पहले ही इतना साफ था कि उसे किसी क्रीम की जरूरत ही नहीं थी। मैंने जो पैसे भेजे थे, लगता है इसने सारे ही इन चीजों पर लगा दिए थे। अगर वह अपना खाना पीना अच्छा रखती, संतुलित आहार लेती, तो इसकी रंगत भी साफ रहती और वह वैसे ही सुंदर दिखाई देती जैसे मेरे दिमाग में इसकी तस्वीर थी। वह मुझे पानी देने आई थी
तो मुझे उस पर नौकरानी होने का भ्रम हुआ था, इसलिए मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया था। खैर, गुस्से को दबाता हुआ मैं उठकर कमरे में आ गया। कमरे में आकर मैं बेड पर बैठ गया। दिमाग में अजीब सी खलबली मची हुई थी। मैंने बरसों कविता की एक तस्वीर दिल में बसाई थी। परदेश के दिनों में जब तन्हाई सताती थी, तो इसी की याद मुझे संभालती थी। इसकी हंसी, इसकी साफ रंगत, इसकी शर्मीली नजरें, सब कुछ मेरे दिमाग में एक सपने की तरह सुरक्षित था। मैंने सोचा था, वापस आऊंगा तो वह इसी तरह मेरा स्वागत करेगी। शायद खुशी से आंखें भीगी होंगी, शायद मुझसे लिपट जाएगी। मगर यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो गया था। मैं इसे पहचान भी ना सका। यह सोचकर मुझे अपनी ही उलझन पर गुस्सा आ रहा था। थोड़ी देर बाद कविता कमरे में आई। वह धीरे धीरे चलती हुई दरवाजे के पास रुकी। उसकी नजरें शिकायत करती हुई मेरी तरफ उठी और वह धीमी आवाज में बोली, माना कि मेरा रंग काला हो गया है, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि आप मुझे बिल्कुल ही ना पहचान पाए। उसके चेहरे पर दुख और मान दोनों थे, लेकिन मुझे अजीब सी चिड़चिड़ाहट महसूस हुई। मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा और कहा, एक तो तुम्हारी अपनी गलती है और ऊपर से नखरे दिखा रही हो। क्या जरूरत थी इतनी सारी क्रीमें यूज करने की और अपना चेहरा खराब कर लेने की? तुम्हारा रंग तो पहले ही से ही साफ था। बस औरतें बहुत नाशुक्री होती है, जितना भी मिल जाए कम लगता है। कविता मेरी बात सुनकर चुप हो गई। उसकी पलकें झुक गई। कुछ पल तक कमरे में खामोशी छाई रही। मैं गुस्से में बिस्तर पर लेट गया और दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। मेरा मूड बुरी तरह खराब हो चुका था। मैं जो इतनी बेताबी के साथ घर वापस आया था, सोचा था कविता के साथ एक एक पल खूबसूरत तरीके से गुजारूंगा, मगर सारे सपने जैसे मिट्टी में मिल गए थे। मेरा दिल उसकी तरफ देखने को भी नहीं जा रहा था। कमरे में हल्की सी आहट हुई। कविता अलमारी के पास गई और खामोशी से मेरे कपड़े ठीक करने लगी। कभी वह मेरी तरफ देखती, जैसे कुछ कहना चाहती हो, फिर रुक जाती। मुझे महसूस हो रहा था कि वह रो रही है, मगर मैंने पलट कर देखना ठीक ना समझा। मेरे अंदर अहंकार और नाराजगी का एक अजीब सा मिला जुला एहसास था। मैं सोच रहा था कि इसने अपनी पुरानी सुंदरता क्यों नहीं संभाली। क्या इसे पता नहीं था कि मैं इसे कैसे याद करता हूँ? कुछ पलों बाद उसने हिम्मत करके फिर कहा, आपको शायद मालूम नहीं, लेकिन यहाँ के हालात पहले जैसे नहीं रहे। धूप में काम करना पड़ता है, घर के काम भी ज्यादा हो गए हैं। माँ जी की तबीयत भी अक्सर खराब रहती है। मैं खामोशी से सब संभालती रही। उसने धीरे से अपनी उंगलियों को मरोड़ते हुए कहा, करीमें तो मैंने इसलिए लगाई कि शायद आपको अच्छा लगे, आप खुश हो। मैं नहीं चाहती थी कि आपको लगे कि मैं पहले जैसी नहीं रही। उसकी आवाज में कंपन था। मैंने पहली बार उसकी तरफ ध्यान से देखा। वाकई उसके चेहरे पर थकान के निशान थे। आंखों के नीचे काले गहरे, हाथों पर खुरदरापन, मगर इसकी आंखों में वही पुराना प्यार झलक रहा था जो मेरे जाने से पहले था। मेरे दिल में पल भर के लिए नरमी आई, लेकिन मैंने उसे जाहिर ना होने दिया। अहंकार अभी भी हावी था। कविता ने धीरे से कहा, आपको याद है जब आप गए थे तो मैंने कहा था जल्दी वापस आ जाना। आपने कहा था कि बस कुछ साल की बात है, फिर हम साथ रहेंगे। मगर सालों में बहुत कुछ बदल जाता है। मैं भी बदल गई हूँ। शायद समय ने सब कुछ बदल दिया।
उसकी बातों में ना शिकायत थी ना इल्जाम, सिर्फ एक थकान भरी सच्चाई थी। मैंने कोई जवाब ना दिया। कमरे में पंखी की आवाज गूंज रही थी। मेरे दिमाग में अतीत के दृश्य घूम रहे थे। वह दिन जब हम हंसते थे, छोटी छोटी बातों पर लड़ते और फिर मान जाते थे। क्या वाकई सिर्फ रंगत बदल जाने से सब कुछ बदल जाता है? यह सवाल मेरे अंदर कहीं गूंज रहा था, मगर मैं इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। कविता ने धीरे से बेड के कोने पर बैठते हुए कहा, मैंने रोज आपका इंतजार किया, आपकी फोटो देखती रही, सोचती थी जब आप आएंगे तो शायद मुझे देखकर खुश होंगे। लेकिन जब आज आपने मुझे पहचाना ही नहीं तो लगा जैसे मैं कहीं खो गई हूँ। उसकी आवाज टूट गई और वह खामोश हो गई। मेरे दिल में हल्की सी चुभन हुई, मगर मैंने फिर भी कठोर स्वर में कहा, बस करो, अब मुझे सोना है। वो खामोशी से उठकर खिड़की के पास जा खड़ी हुई। बाहर शाम ढल रही थी और कमरे में हल्की रोशनी फैल रही थी। उसकी परछाई दीवार पर पड़ रही थी और अचानक मुझे महसूस हुआ कि शायद समस्या इसके बदलने में नहीं, बल्कि मेरी अपेक्षाओं में थी। मैं आंखें बंद के लेटा रहा, मगर नींद दूर दूर तक नहीं थी। दिल में गुस्सा भी था, उलझन भी, और एक अनकही सी बेचैनी भी। तभी दिल चाहा कि कविता को अपने पास बुला लूं, मगर फिर ईगो आड़े आ गया। उस पर गुस्सा जो इतना था, वह कैसे इतनी जल्दी उतर जाता। मैं जानता था कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हमारे बीच कुछ टूटा जरूर था, मगर शायद अभी पूरी तरह बिखरा नहीं था। कविता खामोशी से खड़ी थी और मैं सोच रहा था कि सालों की दूरी ने हम दोनों को कितना बदल दिया है। कमरे की खामोशी में सिर्फ सांसों की आवाज थी और मुझे पहली बार एहसास हुआ कि परदेश से वापस आना आसान था, मगर दिलों का फासला तय करना शायद इतना आसान नहीं होगा। अगले दिन से जैसे हमारे बीच कोई खामोश दीवार खड़ी हो गई थी। मैंने दिल ही दिल में फैसला कर लिया था कि कविता की तरफ ज्यादा ध्यान ही नहीं देना। शायद मुझे लगता था कि इस तरह मेरा गुस्सा कम हो जाएगा, या वह खुद समझ जाएगी कि मैं नाराज हूँ। सुबह आँख खुलती तो वह बेड पर नहीं होती। मैं जानता था कि वह सुबह सवेरे ही उठ जाती है और सीधा छत पर चली जाती है, जहाँ घर के काम उसका इंतजार कर रहे होते हैं। कभी बर्तनों की आवाज आती, कभी ऊपर से हल्की हल्की खांसी की आवाज सुनाई देती, मगर मैं इन सब को अनदेखा कर देता। मैं नीचे कमरे में लेटा रहता या मोबाइल में व्यस्त हो जाता। माँ चाय लाती तो मैं जी ताऊ से पी लेता, तारू जी तारू से पी लेता। कविता मेरे सामने आती तो खामोशी से काम करती, कभी पानी रख जाती, कभी नाश्ता। मैं उसकी तरफ देखे बगैर बस हाँ या अच्छा कह देता। उसकी नजरें जैसे कुछ ढूंढती रहती, मगर जब उसे मेरी बेरुखी दिखाई देती तो वह चुपचाप वापस चली जाती। उसकी खामोशी मुझे कभी कभी बेचैन भी करती थी, मगर मैं अपनी जिद से बाहर नहीं आ रहा था। एक दिन दोपहर के समय मैं बाहर जाने के लिए तैयार हो रहा था। कविता ने धीमी आवाज में कहा, खाना खाकर जाइएगा। मैंने बगैर उसकी तरफ देखे कहा, भूख नहीं है। उसने शायद कुछ कहना चाहा, मगर फिर रुक गई। मैंने जूते पहने और दरवाजा जोर से बंद करते हुए बाहर निकल गया। शाम को वापस आया तो वह इसी तरह चुपचाप काम में लगी हुई थी, ना शिकवा ना सवाल। इस खामोशी ने मेरे गुस्से को और अजीब बना दिया था। कभी कभी मैं जानबूझकर छत की तरफ ना जाता। मुझे पता था
कि वह वहां गर्मी में काम करती है, मगर मैं खुद को यही समझाता कि यह सब इसकी अपनी जिम्मेदारी है। मैं दोस्तों के साथ समय बिताने लगा। घर वापस आता तो माँ और भाभियां बैठकर बातें कर रही होती और कविता कहीं ना कहीं व्यस्त होती। उसकी मौजूदगी अब घर में एक साए जैसे लगने लगी थी। वह हर जगह थी, मगर मेरे दिल के करीब नहीं रही थी। एक शाम मैं टीवी देख रहा था। कविता ने आकर धीरे से कहा, चाय बना दूं? मैंने ठंडे स्वर में कहा, अगर मन हो तो बना दो। वह खामोशी से रसोई में चली गई। थोड़ी देर बाद चाय लाई तो मेरे हाथ से कप थोड़ा सा छलक गया। मैं झुंझलाकर बोला, तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता। वो चौंक कर पीछे हटी और बस इतना कहा, क्षमा कीजिएगा। उसकी आवाज में ना सफाई थी ना नाराजगी, बस एक थकान थी जिसने मुझे पल भर को खामोश कर दिया। मगर फिर मैंने नजरें फेर ली। दूसरा हादसा तब हुआ जब मैंने अपने कपड़े मांगे। वो शायद ऊपर काम में व्यस्त थी और कुछ देर लग गई। मैंने आवाज ऊंची कर दी, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? वह जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतर कर आई और कपड़े मेरे सामने रख दिए। पसीने से उसका चेहरा भीगा हुआ था। मैंने ताने देने वाले स्वर में कहा, घर के कामों में इतनी बिजी हो कि पति की बात भी सुनाई नहीं देती। उसने बस सिर झुका लिया और धीरे से कहा, अगली बार देर नहीं होगी। फिर खामोशी से वापस चली गई। इसकी खामोशी मुझे कभी कभी उलझा देती थी। मैं चाहता था कि वह जवाब दे, बहस करे, ताकि मेरा गुस्सा बाहर निकले, मगर वह हर बार चुप रहती, जैसे उसने फैसला कर लिया हो कि अब कुछ नहीं कहना। उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता आ गई थी। पहले वह हंसती थी, छोटी छोटी बातों पर मुस्कुरा देती थी, मगर अब उसके होंठ ज्यादातर बंद रहते। दिन बीतते गए। मैंने महसूस किया कि घर में सब कुछ पहले की तरह चल रहा है, मगर हमारे बीच फासले बढ़ रहे हैं। मैं कभी छत पर नहीं गया, यह देखने की वो कैसे काम करती है। मेरे दिमाग में एक जिद थी कि मुझे परवाह नहीं, मगर रात को कभी कभार जब छत से बर्तन रखने की आवाज आती तो मेरे दिल में हल्की सी कसक उठती, जिसे मैं फौरन दबा देता। एक रात मैं देर से कमरे में आया। कविता पहले से सोई हुई थी, या शायद सोने का बहाना कर रही थी। उसके हाथों पर हल्के घाव के निशान थे, जो शायद काम करते हुए लगे थे। मैंने एक पल के लिए ध्यान से देखा, फिर नजरें हटा ली। दिल में अजीब सी बेचैनी थी, मगर मैंने खुद से कहा, यह सब वक्त है। धीरे धीरे हमारा रिश्ता शब्दों से खाली होने लगा। वह सुबह उठती, छत पर चली जाती, दिन भर काम करती और रात को खामोशी से सो जाती। मैं उसके पास होता हुआ भी उससे दूर था। कभी सोचता कि शायद वह खुद ही बदल गई है, मगर कहीं अंदर एक आवाज यह भी कहती थी कि शायद मैंने ही इसके दिल के दरवाजे बंद कर दिए हैं। मगर अहंकार इतना मजबूत था कि मैं उसे सुनने को तैयार ही नहीं था। इसी तरह दिन बीतते रहे। मैंने उसे देखकर भी अनदेखा करना सीख लिया था, और उसने मेरे व्यवहार को खामोशी से स्वीकार करना। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि वह खामोशियां कभी कभी शब्दों से ज्यादा गहरी चोट लगा देती है। और एक दिन यही खामोशी सब कुछ बदलने वाली थी। दोपहर की तेज धूप छत पर आग बरसा रही थी। मैं जाने क्यों आज पहली बार ऊपर चला आया था। शायद दिल के अंदर की बेचैनी मुझे खींच लाई थी, या फिर वह खामोशियां जो दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी। जैसे ही मैंने छत का दरवाजा खोला, गर्म हवा के झोंके ने मेरे चेहरे पर प्रहार किया।
कुछ पल के लिए सांस लेना कठिन हो गया। मेरे कदम वहीं रुक गए। सामने कविता चूल्हे के पास बैठी थी, चेहरा पसीने से तर, हाथ आटे से भरे हुए, और आंखों के नीचे गहरे साए धूप उस पर ऐसे पड़ रही थी जैसे किसी ने आग का घेरा बना लिया हो। वह खामोशी से रोटियां पका रही थी, एक के बाद एक बगैर रुके। उसके माथे पर पसीने की बूंदें बह रही थी, मगर वह बार बार पल्लू उसे साफ करके फिर काम में लग जाती। मैं कुछ पल तक बस उसे देखता रहा। अचानक मुझे अपना ही दम घुटता महसूस हुआ। मैं दो कदम आगे बढ़ा तो गर्मी की शिद्दत से मेरा सिर चकरा गया। मैंने दीवार का सहारा लिया। कविता ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और फौरन उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों में घबराहट थी। आप यहाँ क्यों आए हैं? गर्मी बहुत है, नीचे चले जाइए, उसने जल्दी से कहा। उस पल पहली बार मुझे एहसास हुआ कि वह खुद इस आग में जल रही थी, मगर मेरी चिंता कर रही थी। मेरे गले में जैसे शब्द अटक गए। मैंने आसपास देखा, छत पर कोई छाया नहीं थी। सारा दिन वह यही काम करती रही होगी, वही कविता जिसे मैंने कुछ दिन पहले नौकरानी समझा था। मेरा दिल अचानक अजीब सी शर्मिंदगी में से भर गया। माँ के शब्द मेरे कानों में गूंजे, करीमें लगा लगा कर रंग खराब कर लिया है, मगर यहाँ तो सच्चाई कुछ और ही थी। यह रंग करीमों से नहीं, धूप, गर्मी और मेहनत से झुलसा था। यह रंग त्याग का था, जिम्मेदारी का था। मैंने धीरे से पूछा, तुम रोज यहाँ इतनी गर्मी में काम करती हो? वह हल्का सा मुस्कुराई। जी, घर बड़ा है, इस सबके लिए खाना बनाना होता है, आदत हो गई है। उसके होठों पर मुस्कुराहट थी, मगर आंखों में थकान साफ झलक रही थी। मेरे अंदर जैसे कोई दीवार टूटने लगी। मैंने याद किया कि कैसे मैंने इसे अनदेखा किया, इस पर तंज किए, इसकी खामोशी को कमजोरी समझा, और वह बस चुपचाप सब सहती रही। अचानक उसके हाथ से रोटी फिसल गई। मैंने फौरन आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी हथेली गर्म थी और उंगलियों पर छोटे छोटे जलने के निशान थे। मेरे दिल में एक तेज चुभन हुई। यह सब कब से हो रहा है? मैंने धीमी आवाज में पूछा। उसने नजरें झुका ली। जब से आप गए थे, घर के काम बढ़ गए थे। मैंने सोचा आप वापस आएंगे तो सब आसान हो जाएगा। उसके सादे से वाक्य ने जैसे मुझे अंदर तक हिला दिया। मैं बरसों प्रदेश में मेहनत करता रहा, मगर वह यहाँ अकेली सब संभालती रही। मैंने उसकी तरफ देखा। इसका रंग शायद बदल गया था, मगर इसकी आंखों में वही प्यार था जो पहले दिन था। मेरे होठ कांपे। कविता, मैं गलत था। वह हैरत से मेरी तरफ देखने लगी। मैंने तुम्हें समझने के बजाय तुम्हें जज किया। मुझे तुम्हारे चेहरे से नहीं, अपने अहंकार से नफरत होनी चाहिए थी। कविता की आंखों में नमी आ गई। उसने धीरे से कहा, मैंने कभी शिकायत नहीं की, बस डर था कि कहीं आप मुझे पहले जैसा ना पाए। मैंने पहली बार उसके पास होकर कहा, पहले जैसा? तुम पहले से ज्यादा सुंदर हो, क्योंकि अब मैं देख रहा हूं कि तुमने हमारे लिए क्या किया है। हवा का गर्म झोंका आया, मगर मुझे अब गर्मी महसूस नहीं हो रही थी। मैंने चूल्हा बंद किया और उसके हाथ अपने हाथों में ले लिए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर यह खामोशी के नहीं, शायद सुकून के आंसू थे। नीचे से माँ की आवाज आई, कविता, रोटियां तैयार हुई या नहीं? मैंने पहली बार तेज आवाज में जवाब दिया, आज बस, अब कविता नीचे आराम करेगी। कविता ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में हैरत और खुशी मिली जुली थी।
मैंने उसका हाथ थामा और उसे छत के कोने में सायेदार जगह की तरफ ले गया। मुझे अचानक एहसास हुआ कि मैं परदेश से शरीर लेकर वापस आया था, दिल नहीं। और आज इस छत पर इस तपती धूप में मेरा दिल वापस लौट आया था। मैंने धीरे से कहा, तुम्हारा रंग नहीं बदला कविता, मेरी नजर बदल गई है। वह हल्के से मुस्कुराई, वही पुरानी मुस्कुराहट जिसे मैं बरसों से याद करता आया था। उस पल मुझे समझ आया कि मोहब्बत चेहरे की नहीं, एहसास की पहचान होती है। और मैंने अपनी पत्नी को आज वाकई पहली बार पहचाना था। शाम ढल रही थी, सूरज डूब रहा था। हम दोनों खामोशी से सीढ़ियों की तरफ बढ़े, मगर यह खामोशी पहले जैसी नहीं थी। इसमें दूरी नहीं, निकटता थी। और मैं जानता था कि हमारी कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि शायद असल में आज से शुरू हुई है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।